पर। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज, आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में फिर से आतंकी मुठभेड़ शुरू। जवाबी कार्रवाई करते हुए सेना ने की इलाके की घेराबंदी। संसद के बजट सत्र के तीसरे दिन आज दोनों सदन में शुरू होगी आम बजट समेत जम्मू कश्मीर के लिए पेश किए गए बजट पर चर्चा। वहीं विपक्ष भी अपनी रणनीति के साथ तैयार। किसान आंदोलन से जुड़े मामले में शंभू बॉर्डर खुलेगा या नहीं, आज सुप्रीम कोर्ट में होगा फैसला। हरियाणा सरकार ने दी है पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र, गुजरात, असम, छत्तीसगढ़, पंजाब समेत कई राज्यों में मूसलाधार बारिश की दी चेतावनी। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लैमी आज से भारत के 2 दिवसीय दौरे पर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से तमाम महत्वपूर्ण विषयों पर करेंगे चर्चा। राष्ट्रपति पद के डेमोक्रेट उम्मीदवार के रूप में कमला हैरिस ने की पहली रैली। 17 मिनट के भाषण में ट्रंप पर किए जोरदार हमले। वहीं चुनावी रेस से बाहर होने के बाद बाइडेन करेंगे देश को संबोधित। और भारत ने महिला T20 एशिया कप के सेमीफाइनल में बनाई जगह। अंतिम ग्रुप मुकाबले में नेपाल को 82 रनों से हराकर जीत की हैट्रिक। और आइए अब खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि इस समय जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है और इस पर अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं श्रीनगर में मौजूद अपने संवाददाता सलमान काजी से। सलमान, साफ तौर पर बड़ी खबर इस वक्त की और अभी क्या स्थिति वहां पर नजर आ रही है, सबसे पहले तो अपडेट। सलमान, आपसे समझना चाहेंगे कि अभी क्या स्थिति वहां पर नजर आ रही है, ताजा अपडेट क्या है? कल रात को ये फायरिंग रुक गई थी अंधेरी की वजह से और वहां पे जो टेरेन है ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट फॉरेस्टेड टेरेन है, लेकिन फायरिंग फिर से शुरू हो गई है। सिक्योरिटी जो हमको रिपोर्ट्स मिली हैं उनके मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो कॉर्डन किया हुआ है वो पूरे इलाके में कर दिया है। वो सर्च ऑपरेशन भी कर रहे हैं और इस पर फायरिंग भी चल रही है। ऐसे में सलमान, अभी कौन कौन से इलाके ऐसे हैं जहां पर ये इस तरह की मुठभेड़ नजर आ रही है और साफ तौर पर किस तरह की कार्रवाई अभी तक की गई है सेना की तरफ से? देखिए, ये इलाका एक लुलाब एरिया है, ये एक साइड वैली है कुपवाड़ा में। वहाँ पे एक तुमखान एरिया है, एक बड़ा फॉरेस्टेड एरिया है और LOC के करीब भी है। बांडीपुरा जो डिस्ट्रिक्ट है और जो कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है, इनके बीच में ये इलाका आता है। वहाँ पे ये फायरिंग चल रही है और पूरे इलाके को एज सच घेरा तो गया है, क्योंकि देखना पड़ेगा कि ये एरिया ऐसा नहीं है कि जहाँ पे आपके कुछ एग्जिट पॉइंट्स हो या कुछ ही एंट्री पॉइंट्स हो। ये पूरा फॉरेस्टेड एरिया है, तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट एरिया है जहाँ पे ऑपरेशन कैरी किए जा रहे हैं। लेकिन जो लेटेस्ट रिपोर्ट है वहाँ पे कि फायरिंग अभी भी चल रही है। इसका मतलब है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंट्स है उनमें अभी भी कांटेक्ट बरकरार है। सलमान, क्या आतंकियों की संख्या का कुछ पता चल पाया है कि कितने आतंकी हैं, या अभी तक जो मुठभेड़ हुई है उसमें कोई आतंकी मारा गया हो? नहीं, अभी तक ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई हुई है और जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये अभी वहाँ पे लोग कितने हैं, किस पार्टी से एफिलिएटेड हैं, ये भी अभी पता नहीं चल रहा है। पुलिस ने अभी इस पे कोई खुलासा नहीं किया है।
जहां तक मेरा अपना अंदाजा है कि एक फ्रेशली इन्फिल्ट्रेटेड ग्रुप है जिसको ट्रैक कर रहे थे शायद सिक्योरिटी फोर्सेस। इससे पहले 2-3 दिन पहले एक एनकाउंटर हुआ था, आपको शायद पता होगा, पेरन एरिया में। हालांकि ये है थोड़ा दूर, लेकिन इसका मतलब है कि अटेम्प्ट जो है इन्फिल्ट्रेशन के वो लगातार हो रहे हैं। तो हो सकता है कि इनमें से एक ग्रुप जो शायद वहां पे सक्सेसफुल हुआ हो, उसको ट्रैक कर रहे हो सिक्योरिटी फोर्सेस, तो उसको यहाँ पे उन्होंने ट्रैक किया हुआ है और एनकाउंटर। बिल्कुल सलमान, जैसा कि आपने जिक्र किया और बीते दिनों भी हमने देखा था कि इस तरह की गतिविधियां देखने को मिली थी और तमाम मुठभेड़ भी वहां पर नजर आई थी। ऐसे में क्या जो आतंकी हैं ये उन्हीं में से जुड़े हुए हैं, या ये आतंकी कुछ अलग तरीके से यहाँ पर अपना जो ऑपरेशन उसको अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे? इसके बारे में कोई अपडेट हो तो? ये देखिए, इसके बारे में बहुत बताना मुश्किल है कि ये इनका क्या है। काफी टाइम से जो कश्मीर वैली में इन्फिल्ट्रेशन काफी कम था, तो ज्यादातर फोकस जम्मू में था, लेकिन धीरे धीरे लगता है कि यहाँ पर भी उन्होंने कुछ इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट किए हुए। शायद ये उनकी स्ट्रैटेजी हो कि वहाँ यहाँ से भी प्रेशर बढ़ाया जाए, कश्मीर वैली में ही प्रेशर बढ़ाया जाए। लेकिन क्या इनके एग्जैक्ट इनके मकासद क्या हैं, इनके एग्जैक्ट ऑब्जेक्टिव क्या हैं, उनके बारे में बहुत मुश्किल है हमारी राय अभी बताना। और क्योंकि हम मोस्ट ऑफ द टाइम हमें जो बताया जाता है वो सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से ही बताया जाता है। चलिए, शुक्रिया सलमान, आप नज़र बनाकर रखिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर जहां पर साफ तौर पर ये मुठभेड़ देखने को मिल रही है और सुरक्षा बल जो हैं वो लगातार मुस्तैदी के साथ यहां पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं और आतंकियों की धरपकड़ तेज कर दी गई है। छोटे से ब्रेक के लिए हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर आइए अब बुलेटिन में आप देखते हैं कि जो कल बजट पेश किया गया उससे जुड़ी जो तमाम खबरें हैं वो क्या कहती हैं, आइए उस पर नजर डालते हैं। तो संसद के बजट सत्र का आज तीसरा दिन है और कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया था। संसद के दोनों सदन में आज केंद्रीय बजट पर चर्चा शुरू होगी और इसके साथ ही संसद में जम्मू कश्मीर के लिए पेश किए गए बजट पर भी आज दोनों सदनों में चर्चा होगी। तो संसद के बजट सत्र का आज तीसरा दिन है और इसके लिए भी तमाम तैयारियां जो हैं साफ तौर पर नजर आ रही हैं और कल जो बजट पेश किया गया उसे उम्मीदों का बजट बताया गया है। ऐसे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में 5 साल की अवधि में 4 करोड़ से अधिक युवाओं को रोजगार और कौशल के अवसर उपलब्ध कराने के लिए 2 लाख करोड़ रुपए के प्रधानमंत्री पैकेज की घोषणा की है। बजट में रोजगार, कौशल विकास, MSME और मध्यम वर्ग पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में सरकार ने रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, MSME और मध्यम वर्ग पर ध्यान केंद्रित किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रोजगार, कौशल प्रशिक्षण और अन्य अवसरों की सुविधा के लिए प्रधानमंत्री की 5 योजनाओं और पैकेजों की घोषणा की है। इसमें 5 वर्ष की अवधि में 4.1 करोड़ युवाओं को लाभ होगा। सरकार ने शिक्षा, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया। सरकार प्रधानमंत्री पैकेज के हिस्से के रूप में रोजगार संबंधित प्रोत्साहन के लिए 3 योजनाओं को लागू करेगी। ये EPFO में नामांकन के साथ साथ पहली बार रोजगार पाने वालों की पहचान करने और कर्मचारियों और नियोक्ताओं को सहायता प्रदान करने पर आधारित होंगे। First timers. This scheme will provide 1 month wage to all persons newly entering the workforce in all formal sectors. Direct benefit transfer of 1 month's salary in 3 installments to first-time employees as registered in the EPFO will be up to 15,000 rupees. The eligibility limit will be a salary of 1 lakh per month. The scheme is expected to benefit 210 lakh youths. सरकार ने कामगार महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए महिला हॉस्टल और शिशु गृह में बढ़ोतरी के साथ विशिष्ट कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करने और महिला स्वयं सहायता समूह उद्यमियों के लिए बाजार तक पहुंच को बढ़ावा देने के प्रयास करने की घोषणा की है। सरकार ने अगले 5 वर्षों की अवधि में 20 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिए जाने की भी घोषणा की है। I am happy to announce a new centrally sponsored scheme as the 4th scheme under the Prime Minister's package
for skilling and collaboration with state governments and industry. 20 lakh youth will be skilled over a 5-year period. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मॉडल कौशल ऋण योजना को संशोधित करने की भी घोषणा की, जिससे प्रतिवर्ष 25,000 छात्रों को सहायता मिलने की उम्मीद है। सरकार ने बजट में उच्चतर शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए ऋण के साथ साथ वित्तीय सहायता की घोषणा की है। इस उद्देश्य के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख छात्रों को सीधे तौर पर ऋण राशि के लिए 3% वार्षिक ब्याज छूट के ई वाउचर्स भी दिए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं बजट में कृषि और किसान कल्याण को बेहद प्रमुखता दी गई है। कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए 1,52,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आइए एक नजर डालते हैं बजट में इससे जुड़े अहम प्रस्तावों पर। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट गरीबों, युवाओं, महिलाओं और अन्नदाताओं को समर्पित रहा। अन्नदाता का जीवन बेहतर बनाने की मोदी सरकार की प्राथमिकता बजट में साफ दिखाई देती है। किसानों के कल्याण की ये प्रतिबद्धता इस बात से समझी जा सकती है कि सभी के लिए भरपूर अवसर का सृजन करने के लिए बजट में जो 9 प्राथमिकताएं तय की गई हैं, उनमें कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता सबसे पहले नंबर पर है। वित्त मंत्री ने बजट में कृषि और उससे संबद्ध क्षेत्रों के लिए 1,52,000 करोड़ रुपए के प्रावधान की घोषणा की। बजट में कृषि और किसान कल्याण के लिए 8 बिंदुओं पर ध्यान दिया गया है। Our government will undertake a comprehensive review of the agricultural research setup to bring the focus on raising productivity and developing climate resilient varieties. बजट में किसानों की खेतीबाड़ी के लिए 32 कृषि और बागबानी फसलों की नई 109 उच्च पैदावार वाली अनुकूल किस्मों को जारी करने की भी घोषणा की गई है। प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 1 करोड़ किसानों की मदद का भी ऐलान किया है। In the next 2 years, 1 crore farmers across the country will be initiated into natural farming, supported by certification and branding. Implementation will be through scientific institutions and willing gram panchayats. 10,000 need-based bio-input resource centers will be established. दलहनों और तिलहनों में आत्मनिर्भरता के लिए इन फसलों के उत्पादन, भंडारण और विपणन को सुदृढ़ बनाने के लिए भी बजट में जोर दिया गया है। इसके लिए सरकार कार्यनीति तैयार कर रही है। बजट में सब्जी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भी बड़े कदम उठाने की घोषणा की गई है। Large scale clusters for vegetable production will be developed closer to major consumption centers. We will promote farmer producer organizations, cooperatives and startups for vegetable supply chains, including for collection and storage and marketing. कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना को मजबूत करते हुए बजट में राज्यों के साथ मिलकर कृषि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना को लागू करने का भी ऐलान किया गया है। During this year, digital crop survey for Kharif using the DPI will be taken up in 400 districts. The details of 6 crore farmers and their lands will be brought into the farmer and land registries. Further, the issuance of Jan Samarth based Kisan credit cards will be enabled in 5 states. झींगा ब्रूड स्टॉक्स के लिए न्यूक्लियस ब्रीडिंग केंद्रों के नेटवर्क को स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता की घोषणा भी बजट में शामिल है। झींगा उत्पादन, प्रसंस्करण और निर्यात के लिए नाबार्ड के माध्यम से वित्त पोषण की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार ने बजट में राष्ट्रीय सहकारिता नीति का भी ऐलान किया। National Cooperation Policy. Our government will bring out a national cooperation policy for systematic, orderly and all-round development of the cooperative sector, fast-tracking growth of rural economy and generation of employment opportunities on a large scale will be the policy goal. मोदी 3.0 के पहले बजट में कृषि एवं किसान कल्याण को जो प्राथमिकता दी गई है, उससे स्पष्ट है कि सरकार ग्रामीण भारत का जीवन बेहतर बनाने
और कृषि विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संदेश साफ है कि विकसित भारत की यात्रा में ग्रामीण भारत, विशेषकर अन्नदाता की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं वित्त मंत्री ने इस बार के बजट में करदाताओं को बड़ी राहत दी है। निर्मला सीतारमण ने अपने अंतरिम बजट भाषण के दौरान टैक्सेशन से जुड़ा कोई बड़ा बदलाव नहीं किया था, लेकिन इस बार उन्होंने कुछ अहम ऐलान किए हैं। वित्त मंत्री ने करीब 4 करोड़ लोगों को टैक्स से जुड़े लाभ होने की बात कही है। केंद्रीय बजट 2024 में व्यक्तिगत आयकर दरों में नई व्यवस्था को लागू कर करदाताओं को बड़ी राहत दी गई है। सरकार ने वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 से बढ़ाकर 75,000 करने का प्रस्ताव करने के साथ ही पेंशन भोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन में कटौती को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 करने का प्रस्ताव किया है। इस नई कर व्यवस्था से लगभग 4 करोड़ वेतन भोगियों और पेंशन भोगियों को लाभ होगा। The standard deduction for salaried employees is proposed to be increased from 50,000 to 75,000 rupees. Similarly, deduction on family pension for pensioners is proposed to be enhanced from 15,000 to 25,000 rupees. This will provide relief to about 4 crore salaried individuals and pensioners. सरकार ने बजट में कर दर संरचना को संशोधित करते हुए 0 से 3 लाख रुपए सालाना आय पर 0 की व्यवस्था की है। वहीं 3 से 7 लाख रुपए पर 5%, 7 से 10 लाख रुपए पर 10%, 10 से 12 लाख रुपए पर 15%, 12 से 15 लाख रुपए पर 20% और 15 लाख रुपए से अधिक पर 30% कर की व्यवस्था की गई है। इन संशोधनों से वेतनभोगी कर्मचारियों को आयकर में 17,500 रुपए तक का लाभ होगा। A salaried employee in the new tax regime stands to save up to 17,500 rupees in income tax. Apart from these, I am also making some other changes as given in the annexure. As a result of these proposals, revenue of about 37,000 crore, that is 29,000 crore in direct taxes and 8,000 crore in indirect taxes will be foregone, while revenue of about 30,000 crore rupees will be additionally mobilized. सरकार ने करों को सरल बनाने, करदाताओं की सेवाओं में सुधार कर निश्चिंतता प्रदान करने और मुकदमेबाजी कम करने के प्रयासों को जारी रखा है। आयकर विवादों के समाधान के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विवाद से विश्वास योजना 2024 का प्रस्ताव किया। For resolution of certain income tax disputes pending in appeal, I am also proposing Vivad se Vishwas Scheme 2024. Further, I propose to increase monetary limits for filing appeals related to direct taxes, excise and service tax in the tax tribunals, high courts and Supreme Court to 60 lakh rupees, 2 crore rupees and 5 crore respectively, with a view to reduce litigation and provide certainty in international taxation. We will expand the scope of safe harbor rules and make them more attractive. We will also streamline the transfer pricing assessment procedure. सरकार ने पिछले 5 वर्षों के दौरान कराधान को सरल बनाने का प्रयास किया है। सरकार की नई व्यवस्था से बड़ी संख्या में करदाताओं को फायदा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बजट को पूर्वी भारत के विकास के लिए मील का पत्थर बताया। डीडी न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि यह बजट प्रधानमंत्री के पूर्वोदय के विकास के भविष्य का रोड मैप भी है। आइए देखते हैं डीडी न्यूज से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की ये खास बातचीत। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बजट पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं। धर्मेंद्र जी, कैसे देखते हैं इस बजट को? जो विपक्षी लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये तो कागजों का पुलिंदा है। देखिए, बजट तो कागज में ही लिखा जाता है, लेकिन मोदी सरकार की कल्पना है। पिछले 10 साल में हमने बजट को अमल में भी लाया है।
इसलिए देश की अर्थनीति आज इस मजबूत स्थिति में है, मुद्रास्फीति की दर नियंत्रण में है, देश की फॉरेन रिजर्व बढ़ी हुई है, देश में विकास की दर निरंतर एक स्थिरता के साथ विश्व में अपना विश्वसनीयता बनाई है। इस बजट में अनेकों लोकाभिमुखी, विशेष करके युवाओं के लिए, किसानों के लिए, मध्यवर्गीयों के लिए, विद्यार्थियों के लिए अनेक कार्यक्रम को नया सोचा गया है। देश में 1,48,000 करोड़ रुपया शिक्षा पे निवेश किया जाएगा, रोजगार पे निवेश किया जाएगा, स्किलिंग पे निवेश किया जाएगा। देश में रिसर्च और डेवलपमेंट को जोर दिया गया है। देश में नया कृषि बीज को ले आके प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए जोर दिया गया है। देश में पिछड़ा इलाका पूर्वी भारत को देश की अन्य हिस्सों के साथ समकक्ष बनाने के लिए पूर्वोदय की कल्पना की गई। देश में सकल 11,000 लाख करोड़ रुपया खर्चा करने के लिए यहाँ व्यवस्था की गई है। ये सारे में आज देश की अर्थनीति में मजबूती आएगी, देश में रोजगार सृजन होगा, देश की मध्यवर्गीयों के लिए व्यवसाय करने में, घर बनाने में, उनकी जिंदगी को आसान करने के लिए और सहूलियत होगा। प्राइम मिनिस्टर हमेशा कहते रहे हैं कि पूर्वोदय के विकास के बिना देश का विकास नहीं हो सकता है। लगता है कि इस बजट में ईस्टर्न इंडिया की जो एक कल्पना है, खूबसूरत कल्पना, उसको सरजमी पर उतारने की। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को आभार प्रकट करता हूँ। ये जो हिस्सा था, बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इस इलाके को एक फ्लिप देने के लिए, एक जोरदार विकास की गति देने के लिए, यहाँ की फ्लड समस्या था, यहाँ की कृषि समस्या था, यहाँ के गरीबों की घर समस्या था, ये अपार सुंदर इलाका, यहाँ के पर्यटन की इशू था, यहाँ की मेहनतकश लोगों को एक इंडस्ट्रियल क्लस्टर में बांधे रखने की व्यवस्था था। ये सारा विषय पे इस बार की बजट में पूर्वोदय की स्कीम में प्राधान्य दिया गया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जो कह रहे हैं कि पूर्वोदय की जो विकास की कल्पना प्रधानमंत्री की थी, वाकई उसको इस बजट में सरजमी पर उतारने की तैयारी की गई है, जिसकी सराहना की जानी चाहिए। कैमरामैन लोकनाथ के साथ संसद भवन से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए। हरियाणा और पंजाब के बीच स्थित शंभू बॉर्डर को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। कोर्ट आज फैसला करेगी कि किसान आंदोलन से जुड़े मामले में शंभू बॉर्डर खुलेगा या नहीं। इससे पहले कोर्ट ने हरियाणा सरकार को बैरिकेडिंग हटाने का आदेश दिया था, जिसके बाद हरियाणा सरकार ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी। पिछली सुनवाई में हरियाणा सरकार ने अपना पक्ष रखने के लिए कोर्ट से समय मांगा था, जिसके बाद सुनवाई को आज के लिए स्थगित कर दिया गया था। शंभू बॉर्डर अवरुद्ध होने के कारण अंबाला के छोटे बड़े व्यापारी समेत आम लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं गौरतलब है कि शंभू बॉर्डर पर किसान आंदोलन कर रहे हैं और इस प्रदर्शन में कई लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। साथ ही किसानों और पुलिस के बीच टकराव भी हो चुका है। बता दें कि शंभू बॉर्डर पर किसानों का ये आंदोलन 13 फरवरी से चल रहा है। वहीं किसान अपनी कई मांगों के साथ दिल्ली कूच करने के लिए यहां एकत्र हुए और प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार द्वारा कंक्रीट की दीवार से बॉर्डर को बंद कर दिया गया है। दिल्ली एनसीआर और आसपास के कई इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान गुजरात, गोवा और महाराष्ट्र में कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। गंगा के मैदानी भागों में भी अगले 2 दिनों में बारिश का प्रसार बढ़ने का अनुमान है। उत्तर पश्चिमी भारत में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगले 5 दिनों में सामान्य वर्षा होने की संभावना जताई गई है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लैमी भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। डेविड लैमी और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के बीच बातचीत में भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते पर नई दिल्ली की चिंताओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। वहीं इसके अलावा दोनों के बीच रूस यूक्रेन संघर्ष और मध्य पूर्व की स्थिति सहित गंभीर वैश्विक चुनौतियों पर भी विचार विमर्श करने की संभावना है। दोनों नेताओं के बीच बातचीत के दौरान भारत ब्रिटेन रोड मैप के कार्यान्वयन की समीक्षा करने की उम्मीद है, जो कई क्षेत्रों में संबंधों को व्यापक आधार देना चाहते हैं। 2021 में भारत और यूके ने व्यापार और अर्थव्यवस्था, रक्षा और सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और लोगों से लोगों के बीच कनेक्शन जैसे प्रमुख क्षेत्रों में संबंधों का विस्तार करने के लिए 10 वर्षीय रोड मैप अपनाया था। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की लेबर सरकार के सत्ता में आने के बाद दोनों पक्षों के बीच ये पहली उच्च स्तरीय बातचीत होगी। ब्रिटिश विदेश सचिव का वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से भी मिलने का कार्यक्रम है।
अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है और डेमोक्रेट राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में कमला हैरिस ने अपनी पहली रैली की। विस्कॉन्सिन में पहली रैली में 17 मिनट के भाषण में कमला हैरिस ने ट्रंप पर जोरदार हमले किए। हैरिस ने ट्रंप की कमजोरियों पर निशाना साधते हुए उनके आपराधिक रिकॉर्ड का भी जिक्र किया। उन्होंने प्रजनन अधिकारों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई। साथ ही उन्होंने कहा कि 2024 का राष्ट्रपति चुनाव स्वतंत्रता और अराजकता के बीच विकल्प होगा। 21 जुलाई को राष्ट्रपति जो बाइडेन ने खुद को राष्ट्रपति की दौड़ से अलग कर लिया था और कमला हैरिस का डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार के रूप में समर्थन किया। चुनावी रेस से बाहर होने के बाद जो बाइडेन देश को संबोधित करेंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बाइडेन ने लिखा कि वो राष्ट्र को संबोधित करने वाले हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने T20 एशिया कप में जीत के सिलसिले को बरकरार रखते हुए सेमीफाइनल में स्थान बना लिया है। अपने अंतिम ग्रुप मुकाबले में भारतीय टीम ने नेपाल को 82 रनों से हराकर अंतिम 4 के लिए क्वालिफाई कर लिया। भारत की ये लगातार तीसरी जीत है। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और 20 ओवर में 3 विकेट पर 178 रन बनाए। जवाब में नेपाल 20 ओवर में 9 विकेट पर 96 रन ही बना सकी। भारत के लिए दीप्ति शर्मा ने सर्वाधिक 3 विकेट लिए। इससे पहले शेफाली वर्मा ने टूर्नामेंट का अपना दूसरा अर्धशतक लगाते हुए 48 गेंदों में 81 रनों की पारी खेली। वहीं हेमलता ने 47 रनों का योगदान दिया। जेमिमा 28 रन बनाकर नाबाद रहीं। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।